नेक्स्ट है इंटरवेंशन इन डायबिटीज मेलाइटस इन डायबिटिक कीटोएसिड। मान लीजिए हमारा पेशेंट है, मैंने अभी बताया आपको कि डायबिटिक्स के अंदर डायबिटीज और डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, एक प्रकार का मेटाबॉलिक। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस भी क्या है, एक प्रकार का मेटाबॉलिक एसिडोसिस ही है। अब ये जो डायबिटीज के अंदर जो एसिडोसिस हो रहा है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर जो एसिडोसिस हो रहा है एंड डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर जो एसिडोसिस हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, उसको कैसे हमें ट्रीट करना है। तो उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपने देखा कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, ठीक है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस है, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। आपने देखा कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस वो क्यों हुआ, वो हुआ फैट के डाइजेशन की वजह से, फैट मेटाबॉलिज्म, फैट के मेटाबॉलिज्म। फैट का मेटाबॉलिज्म क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ क्यों किया गया वो, टू प्रोड्यूस एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वो किया गया है, ठीक है। एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया गया स्टूडेंट, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर क्या हुआ, फैट मेटाबॉलिज्म हुआ। फैट मेटाबॉलिज्म होने से वहां पे क्या हो गए, कीटोन बॉडीज बढ़ गए, कीटोन बॉडीज एंड एसिड, एसिड वो क्या हो गया, इंक्रीज हो रखा है। साथ ही साथ इसी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के अंदर स्टूडेंट्स आप देखोगे कि पेशेंट के ब्लड के अंदर आपको मिलेगा हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा। हाइपरग्लाइसीमिया आपको देखने को मिलेगा। अब हमारा मेन गोल क्या होगा, एज ए नर्सिंग ऑफिसर, एज ए मेडिकल पर्सन, हमारा मेन गोल होगा कि हमें क्या करना है। अगर हम स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर इस हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट कर लें, अगर हम इस हाइपरग्लाइसीमिया को ट्रीट कर लें, तो हम हो सकता है कि हम यहाँ पर भी मैनेज कर पाएँ, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस पे भी हम अटैक कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, देखिए अब हाइपरग्लाइसीमिया है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या देना चाहिए, हमें पेशेंट को देना चाहिए इंसुलिन, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस, ठीक है। डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पेशेंट को क्या देंगे, हाइपरग्लाइसीमिया मेंटेन हो, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया है वो पेशेंट के अंदर हो रखा है, उसको ट्रीट करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करने के लिए हम देंगे पेशेंट को इंसुलिन देंगे, ठीक है। और इंसुलिन की वजह से क्या होगा, इंसुलिन की वजह से जैसे ही आप इंसुलिन एडमिनिस्टर करोगे, जैसे पेशेंट के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया है, हाइपरग्लाइसीमिया है पेशेंट के अंदर, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इंसुलिन, इंसुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हो। तो इंसुलिन एडमिनिस्टर करोगे, तो इंसुलिन एडमिनिस्टर करोगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखोगे कि जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर था वो चला जाएगा इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर, किसके साथ, इंसुलिन के साथ, इंसुलिन के साथ चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और अंदर जाकर के ये क्या करेंगे, एनर्जी का प्रोडक्शन कर देंगे, ठीक है। एनर्जी का ये क्या करेंगे, इंसुलिन के साथ, ये ग्लूकोज इंसुलिन के साथ कंबाइन होकर के चला जाएगा, कहाँ पे, कहाँ पे चला जाएगा, सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर, सेल के बाहर, सेल के एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा था, इंसुलिन दिया, इंसुलिन ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर जो ग्लूकोज था उसको पकड़ करके वो ले गया सेल के अंदर। अब वहां पर वो क्या होगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। इस प्रोसेस में हमें पोटेशियम की भी रिक्वायरमेंट होती है, ध्यान रखना, पोटेशियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंसुलिन के साथ, ठीक है। तो जैसे ही ग्लूकोज है वो इंट्रासेल्युलर के अंदर जाता है, इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट के अंदर जाता है, तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जैसे ही इससे एनर्जी, जैसे ही ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू होगी, स्टार्ट एनर्जी प्रोडक्शन, स्टार्ट एनर्जी प्रोडक्शन फ्रॉम ग्लूकोज। अब यहाँ पे हमारे दो काम हो गए, ठीक है। पहला काम क्या हुआ, जैसे ही सेल के अंदर ग्लूकोज अंदर गया तो हाइपरग्लाइसीमिया की जो कंडीशन थी वो क्या हो गई, ट्रीट हो गई, हाइपरग्लाइसीमिया वो भी डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर जा रहा है ग्लूकोज, तो बाहर है ही नहीं अब इंसुलिन की वजह से। दूसरा, स्टॉप फैट
मेटाबॉलिज्म। दूसरा चेंज क्या है? दूसरा चेंज ये आया स्टूडेंट्स की अब क्या है, हाइपरग्लाइसीमिया कम हो गया, इंसुलिन दिया, इंसुलिन देते ही ग्लूकोज अंदर गया, अंदर जाते उसे एनर्जी का प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब एनर्जी का प्रोडक्शन जब ग्लूकोज से हो रहा है तो बॉडी फैट को डाइजेस्ट करना बंद कर देगी, फैट को डाइजेशन नहीं करेगी। फैट का डाइजेशन नहीं करेगी तो क्या होगा स्टूडेंट? ठीक है, फ्री फैटी एसिड्स नहीं बनेंगे, फ्री फैटी एसिड्स वो नहीं बनेंगे। फ्री फैटी एसिड्स नहीं बनेंगे तो क्रेब साइकिल स्टार्ट नहीं होगा, क्रेब साइकिल स्टार्ट नहीं होगा तो क्या होगा? डिक्रीज कीटोन बॉडीज। ठीक है, अब अगर कीटोन बॉडीज कम हो गए हैं, बनना कम हो गए, कीटोन बॉडीज अगर बनना कम हो गए तो उस इक्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा? एसिड है वो क्या हो जाएगा? एसिड प्रोडक्शन वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें क्या करना है, हमें क्या करना है सॉरी, इसी प्रकार से हमें क्या करना है, डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग, डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर इंसुलिन एडमिनिस्टर करना है, और उसी इंसुलिन को एडमिनिस्टर करके हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देंगे, फैट के डाइजेशन को कम कर देंगे, फैट का मेटाबॉलिज्म बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे जो क्या सिचुएशन है वो धीरे धीरे ट्रीट होना शुरू हो जाती है। फैट डाइजेस्ट नहीं होगी तो ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा, ज़्यादा एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा स्टूडेंट, तो ब्लड के अंदर जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज होना शुरू हो जाता है, वो एसिड जो पीएच है वो अपनी नॉर्मल रेंज के अंदर आना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस और डायबिटीज मेलाइटस के अंदर हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। साथ के साथ हमें क्या करना है, साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पेशेंट के अंदर पॉलीयूरिया की वजह से कोई सर्कुलेटरी कोलैप्स ना हो। ठीक है, पॉलीयूरिया के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखोगे इन केस ऑफ पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया पॉलीयूरिया वो लीड कर सकता है सर्कुलेटरी कोलैप्स को, सर्कुलेटरी कोलैप्स। सर्कुलेटरी कोलैप्स का यहाँ पे मतलब ये है कि पॉलीयूरिया अगर ज़्यादा हो जाएगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी कि ब्लड के अंदर जो भी फ्लूइड है, ब्लड के अंदर जो वाटर है वो निकल जाएगा बाहर यूरिन के साथ। ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगी, उस सिचुएशन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में वो डेफिसिट होगा। डेफिसिट होने की वजह से हो सकता है आपका पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाए, हाइपोवोलेमिक शॉक में भी चांसेस कि पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। तो हमें जब हम डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें पॉलीयूरिया को भी मॉनिटर करना है। मैंने अभी बताया था इंटरवेंशंस के अंदर कि हमें क्या करना है, इनटेक आउटपुट चार्ट को भी हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करके रखना है, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि बॉडी से कितने फ्लूइड का लॉस हो रहा है और कितने फ्लूइड का इनपुट हो रहा है। ठीक है, ताकि उसी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या कर पाएंगे, आगे का मैनेजमेंट है वो भी कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, जब भी हम किसी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, पेशेंट को सर्कुलेटरी कोलैप्स से बचाने के लिए हमें क्या करना है, पॉलीयूरिया को भी काफ़ी ज़्यादा मॉनिटर करके रखना है। ठीक है, अगर पॉलीयूरिया, क्योंकि पॉलीयूरिया किस वजह से हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इस पॉलीयूरिया क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से पॉलीयूरिया हुआ, पॉलीयूरिया होगा तो बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम होगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो हो सकता है कि पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक हो। इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना है, इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर आईवी लाइन स्टार्ट करनी है, आईवी लाइन स्टार्ट करनी है। आईवी लाइन स्टार्ट करके हम क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर फ्लूइड रिससिटेशन या फ्लूइड वॉल्यूम रिससिटेशन है उसको क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। फ्लूइड वॉल्यूम रिससिटेशन है वो स्टार्ट कर देंगे। फ्लूइड वॉल्यूम रिससिटेशन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स, जिस प्रकार का फ्लूइड बॉडी से यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है, उसको हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने का मेन रीजन क्या है, उसका मेन रीजन यही है कि हमें हमारे पेशेंट को क्या करना है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बाहर निकालना है। ठीक है, जब भी हम पेशेंट को डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को मैनेज कर रहे हैं, उस सिचुएशन के अंदर हमें एक चीज़ और मैनेज करनी होगी, वो मैनेज ये करना है कि हमें कंटिन्यूसली पेशेंट के ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल को मॉनिटर करना है, इनटेक आउटपुट चार्ट को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज लेवल एंड यूरिन आउटपुट को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। इनको मॉनिटर करने का रीज़न, इलेक्ट्रोलाइट्स को मॉनिटर इसलिए करना है क्योंकि आपने सिम्टम्स में देखा होगा कि कार्डियक एक्टिविटीज़ है वो भी क्या हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है इलेक्ट्रोलाइट की वजह से। सीएनएस है उसकी फंक्शनिंग भी क्या हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है। तो इस सिचुएशन के अंदर और पॉलीयूरिया की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को भी हमें मॉनिटर करना है।
ग्लूकोज लेवल की आप बात करोगे तो हमने क्या दिया है, अब इंसुलिन दिया है पेशेंट को, हमने क्या किया है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पेशेंट है, उसके अंदर हमने क्या दिया है, इंसुलिन दिया है। तो इस इंसुलिन की इफेक्टिवनेस को भी तो पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई आपने जो इंसुलिन दिया है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसका पता करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमें ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना पड़ेगा कि और तो नहीं बढ़ रहा ना, कम तो हुआ है ना। साथ के साथ यूरिन आउटपुट को हमें मॉनिटर करना है कि यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करेंगे तभी तो हमें पता लगेगा कि हमें आईवी फ्लूइड या फ्लूइड वॉल्यूम रिससिटेशन के अंदर, फ्लूइड वॉल्यूम रिससिटेशन के अंदर हमें कितना फ्लूइड देना है, ठीक है, टू नो अबाउट फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड रिससिटेशन, ठीक है, ताकि फ्लूइड का जो रिससिटेशन है उसके बारे में हमें पता चल सके कि हमें कितना फ्लूइड का, कितना जो फ्लूइड है किस लेवल तक हमें, किस वॉल्यूम तक हमें फ्लूइड है वो क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है। तो इसके लिए ही हमें मॉनिटर करना पड़ता है कि हमें इनटेक आउटपुट चार्ट है उसको मॉनिटर करना है, ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स का ग्लूकोज लेवल मॉनिटर करो, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को मॉनिटर करो, और इनटेक आउटपुट चार्ट को मॉनिटर करके यूरिन आउटपुट को हम क्या कर लेंगे, मॉनिटर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है स्टूडेंट्स, एमसीक्यू पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें ये बताया गया है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस पॉइंट में ये बताया गया है स्टूडेंट्स कि जब भी हम किसी पेशेंट को, जब भी हम डायबिटीज़ के पेशेंट को या फिर किसी डायरिया के पेशेंट को, जब भी हम किसी डायरिया के पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, तो उस पेशेंट के अंदर हो सकता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो हो जाए। अब देखिए, इन केस ऑफ डायरिया, डायरिया के अंदर कैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो होता है, ठीक है। इन केस ऑफ सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया है पेशेंट को, सीवियर डायरिया के अंदर कैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस है, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस एंड पैनक्रियाटिक जूस, एंड पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस मान लेते हैं, ये होते हैं आर एल्कलाइन इन नेचर, वो क्या होते हैं, एल्केलाइन होते हैं नेचर के अंदर, उनकी जो नेचर है वो किस प्रकार की होती है, एल्केलाइन होती है, उनकी प्रकृति एल्केलाइन बेस होते हैं वो, ठीक है। उस सिचुएशन के अंदर अब क्या हुआ है, ये नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मली ये होता है, लेकिन अब क्या हुआ, पेशेंट को क्या हो गया, सीवियर डायरिया, सीवियर डायरिया हो गया, ड्यू टू सीवियर डायरिया, ड्यू टू सीवियर डायरिया, अगर आपके पेशेंट को सीवियर डायरिया हुआ, डायरिया होगा तो क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, इंक्रीज लॉस ऑफ इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस। अब यहाँ पे इंटेस्टाइन के जो सिक्रेशंस थे डायरिया के अंदर, इंटेस्टाइन के सिक्रेशंस है उनका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, उनका लॉस हो रहा है। अब उनका जो लॉस हो रहा है, जो लॉस हो रहा है, उस लॉस के अंदर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, आप देखोगे उस लॉस के अंदर, आप देखोगे, ठीक है, कैसे वो लॉस हो रहा है, उस लॉस के अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे बॉडी से, ठीक है, जो एल्केलाइन है वो डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। एल्कलाइन डिक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर, आपकी जीआई ट्रैक्ट के अंदर इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस और पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस है, वो क्या थे, वो एल्कलाइन नेचर के थे। अब वो डायरिया के अंदर आपके पैनक्रियाटिक सिक्रेशंस और जो इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस है वो क्या हो गए, डायरिया के अंदर स्टूल के साथ पास आउट हो गए। तो अब आपकी बॉडी के अंदर क्या बचा, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, और गैस्ट्रिक सिक्रेशंस किस प्रकार के होते हैं नेचर के अंदर, वो होते हैं आपके एसिड प्रकार के, ठीक है, वो एसिड है, तो एसिड का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो इस प्रकार से जब भी किसी सीवियर डायरिया के पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं तो उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, रिस्क होता है, हमें मॉनिटर रखना है कि उस ऐसे पेशेंट के अंदर कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस के साइन एंड सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं डेफिनेटली इसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट वन है इंटरवेंशन इन किडनी डिजीज। मान लीजिए हमारे पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, वो किस वजह से हो रहा है, किडनी डिजीज की वजह से हो रहा है। मैंने पहले भी ड्यूरिंग द व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जब हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस के कॉज की बात करें तो उसमें एक पॉइंट आया था
कि अक्यूट किडनी डिजीज, क्रोनिक किडनी डिजीज और रीनल इनसफिशिएंसी, ये तीनों चीजें मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्या करती है इनवाइट करती हैं। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए एक कॉजिंग फैक्टर का ये काम करती हैं। तो कैसे काम करती हैं? क्योंकि किडनी एक बफर का काम करती है। मैंने स्टार्टिंग के अंदर इस जो यूनिट अपनी चल रही है एसिड बेस बैलेंस, इस यूनिट के स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे किडनी एक बफर का काम कर रही है, कैसे फॉस्फेट को बाहर निकाल रही है, कैसे H+ आयन को बाहर निकाल रही है, ठीक है, कैसे सोडियम के साथ बाइकार्बोनेट आयन को बाहर निकाल रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन बना करके कार्बोनिक एसिड बना करके कैसे, तो वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ कैसे H+ आयन को बाहर निकाल रही है, सारा मैंने आपको बताया था। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट के अंदर किडनी के डिसऑर्डर हो जाते हैं तो किडनी का जो बफर सिस्टम है वो तो फेल हो जाता है, ठीक है, किडनी वहां पर अब बफर का काम नहीं कर रही है, तो हो सकता है कि पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो इंक्रीज हो जाए। तो अगर मान लीजिए हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस का पेशेंट है और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के पेशेंट के अंदर हमारे किडनी डिजीज प्रेजेंट है, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है, ठीक है। मान लीजिए बॉडी पेशेंट की बॉडी के अंदर सीवियर एसिड बढ़ गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा एसिड का लेवल है वो इंक्रीज हो गया। अब उसको ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। डायलिसिस, तो डायलिसिस एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर जो एकदम सेम टू सेम हमारी किडनी के जैसे काम करती है। उसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, एक डायलाइजर होता है, ठीक है, और वो डायलाइजर क्या काम करता है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। वो क्या करते हैं, जो भी सेलेक्टिव सब्सटेंस है, जो बॉडी के लिए रिक्वायर्ड सब्सटेंस है, उन सब्सटेंसों को तो वो रोक लेता है और साथ के साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको वो क्या कर देता है? फिल्टर करके ब्लड को वापस से हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही हम रीनल सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि डायलिसिस क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस होती है। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि डायलिसिस है वो क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, किडनी के जैसे काम करता है। ऐसे मान लो वो बाहर एक किडनी का काम कर रहा है, बाहर है वो किडनी, ठीक है। अगर सीवियर लेवल ऑफ एसिड है, अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर एसिड का जो लेवल है बहुत सीवियर लेवल तक इंक्रीज हो चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को एडवाइस करना पड़ेगा कि आपको डायलिसिस के लिए जाना चाहिए। अब मान लीजिए पेशेंट है, उसके अंदर डायलिसिस की सिचुएशन आ गई है, हमारा पेशेंट है, उसकी किडनी डिसऑर्डर्स है, और किडनी के डिसऑर्डर्स होने की वजह से उस पेशेंट के अंदर क्या क्या आ रहा है? पेशेंट, उस पेशेंट के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वो हो रहा है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट देनी है, लो प्रोटीन डाइट। लो प्रोटीन डाइट से क्या होगा? लो प्रोटीन डाइट से ये होगा कि जो प्रोटीन के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो प्रोटीन के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, वो वेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पे यूरिया वगैरह है, ठीक है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है, वो उनका प्रोडक्शन है कम होगा, कम होने की वजह से वहाँ पर एसिड है वो कम बनेगा और मेटाबॉलिक एसिडोसिस के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ के साथ हमें ऐसे पेशेंट को हाई कैलोरिक डाइट देनी है, हाई कैलोरिक डाइट देंगे, ताकि जिसकी वजह से वेस्ट प्रोटीन के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रोडक्शन है वो कम होगा, और जो कि प्रोटीन की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? एसिडोसिस के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए हमें इन केस ऑफ किडनी डिजीज और इन केस ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड और पेशेंट इज हैविंग किडनी डिसऑर्डर, वी आर एडवाइज टू द पेशेंट टू टेक हाई कैलोरी डाइट एंड लो प्रोटीन डाइट to decrease the waste, to decrease the production of waste from the protein metabolism, ठीक है, and which are contributing to the वो किस चीज के लिए कंट्रीब्यूट करें? एसिडोसिस के लिए, ठीक है। तो हमें ये प्रिवेंट करना है। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया मेटाबॉलिक एसिडोसिस के ऊपर जो लेक्चर वीडियोज है वो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।